लेकिन हाँ, मुनाफा वसूली कायम है। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी दरअसल 16,228 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 16,200 के नीचे गए थे हम आज इंट्राडे में। निफ्टी बैंक में एक समय था 500 पॉइंट तक की गिरावट दिख रही थी, अब 300 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स में मारकाट मची हुई है, लेकिन इस समय अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशो देखेंगे जो सुबह में 11 बजे के आसपास 12:1 के करीब था, अब ये हो चुका है 4:1। यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, वो इंटेंसिटी कम होती दिखाई दी है। ये एक अच्छा संकेत है। चलिए आपको बता देते हैं इस समय की हाइलाइट्स और फिर ऑफ कोर्स गावा साहब को जोड़ेंगे, उनसे भी डिटेल में करेंगे बातचीत। तो निचले लेवल से सुधार जरूर देखने को मिला है। अब 16,250 के आसपास निफ्टी की वापसी हुई है। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो 300 अंकों की गिरावट कायम है, लेकिन ये भी डे लो से कुछ संभला जरूर है इंडेक्स। मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर कायम, खासतौर से स्मॉल कैप इंडेक्स आज 2% नीचे है। मेटल्स ने थोड़ा सा सहारा दिया है और ये इंडेक्स ऊपर है 1%। शुगर काउंटर्स में तेजी है क्योंकि ग्लोबली शुगर फ्यूचर्स में एक अच्छा खासा तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मूल माहौल देखने को मिला है। अच्छा, इस बीच कैडला के नंबर्स आ गए हैं तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते, फिर गाबा साहब को जोड़ेंगे। कैडला के मुनाफे में 587 करोड़ का आंकड़ा आया है। 599 करोड़ का अनुमान था, लेकिन मुनाफा बड़ा है, ये याद रखिएगा। 454 करोड़ से बढ़कर 587 करोड़ पर आया। आय बढ़ी है, 4025 करोड़ पर आई है। एबिटा में हमने देखा है करीब 933 करोड़ का आंकड़ा और मार्जिन सुधरे हैं लगभग 3%, 20% से बढ़कर 23% पर आ गए हैं। तो वो इनफैक्ट स्टॉक आपके रेडार पर होगा। 1% नीचे है, इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं देखने को मिली है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं कैडला के। होपफुली नेशनल लेवल से इसमें कुछ रिकवरी आएगी। चलिए गाबा साहब को जोड़ लेते हैं। गाबा साहब, आज मिड कैप्स के बुरे हाल हैं। क्या मिड कैप इंडेक्स ट्रैक करते हैं? आपको इंडिकेशन मिल रहा है क्या? क्योंकि हाल ही में दरअसल ये जो बीएसई में सर्किट लिमिट्स बदलेंगे करीब करीब 2000 प्लस शेयरों के, उसके बाद मार्केट में हमने देखा पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ ये जो रिसेंट लिस्टिंग्स में पैसे इतने नहीं बने हैं, वो भी एक चिंता का सबब बन रहा है। और मिड और स्मॉल कैप्स में हमने देखा अगस्त का महीना काफी मुनाफा वसूली वाला रहा। कुछ इशारा है क्या मिड कैप इंडेक्स की ओर से? एंटायर मार्केट में एक टारगेट था 16,388 का, कल हमने देखा 16,360। 388 से प्लस माइनस 10 पॉइंट्स वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और कहीं भी वहीं पर से लौटा है। तो इतना दौड़ने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ा सुस्ताता है तो ओके है, लेकिन लार्जर टर्म ट्रेंड में मुझे ट्रेंड अब भी स्टिल इंटैक्ट अब लगता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता। हाँ, आज का जो सपोर्ट था, आज जब से सुबह कहा था मैंने 150, 16,150, 16,200, ये एक जोन है, ये बफर जोन है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है एक चर्निंग होती हो, लेकिन लार्जर ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। आज एक प्रेशर डे है, लेकिन लार्जर ट्रेंड इंटैक्ट है। हाँ हाँ, तो वैसे दिक्कत इंडेक्स की ट्रेड में नहीं है। इस समय हम नोटिस कर रहे हैं कि मनी फ्लो मिड और स्मॉल कैप से निकलकर हैवी वेट्स की तरफ जा रहा है, वो संकेत ठीक है। लेकिन जब ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म नहीं करता, थोड़ी सी चिंता होती है। छोटे निवेशक तो छोटे मझौले काउंटर्स में ही पैसा लगाते हैं। आपने आज क्या आइडेंटिफाई किया है गावा साहब, कहां पर ट्रेड किया जाए? यहाँ पर भी सेफ्टी मार्जिन मैंने ढूंढा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप मैंने अवॉइड किए हैं। मुझे भारत फोर्ज अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। भारत फोर्ज पॉसिबल है कि एक अपू मिले यहाँ पर। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 790 का होगा, स्टॉप होगा 760। तो फंडामेंटली देखें तो बहुत बढ़िया स्टॉक है और टेक्निकल रूप से एक लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और दूसरा है जिंदाल स्टील, यहाँ पर भी एक तेजी है। जिंदाल स्टील का जो टारगेट है ऑन द अपसाइड करीब 440 का है, स्टॉप होगा 400 का। तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बनता है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट इस समय आ रहा है गावा साहब की तरफ से कि जिंदल स्टील ने और भारत फोर्ज में एक मौका। फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं मिड कैप के वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। तो कुछ ही चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है, वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जिसमें आपको जिंदल JSPL जैसा काउंटर दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखिए तेजी वाले ट्रेड में मैक्स फाइनेंशियल, सेल, भारत फोर्ज या भारत फोर्ज के नंबर्स कल आने वाले, उससे पहले तेजी की पोजीशन गाबा साहब ने भी कही है। इस समय आप लेकर चले। दूसरी तरफ लूजर्स क्या है, और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी धुलाई होती दिखाई दे रही है आज के सत्र में। मनप्पुरम, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग, वोल्टास, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पर
मंदी की गिरफ्त में इस समय दिखाई दे रहे हैं। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे फटाफट। स्मॉल कैप्स में क्या हो रहा है, तो स्मॉल कैप के लूजर्स पहले लेकर आइए डायरेक्टर साहब प्लीज। सीक्वेंस साइंटिफिक, फर्स्ट सोर्स, सनटेक, जेएनएफसी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज के दिन दबाव देखने को मिला है। और फार्मा सेक्टर में भी हमने देखा आज कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली देखने को मिली है। छोटी कंपनियां हैं ये, जिनके मैं नाम लूंगी, शेल्बी हो, इंद्रप्रस्थ हो, लिंकन फार्मा जैसे काउंटर्स है जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है मेजर अनवाइंडिंग देखने को मिली है, मेजर बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल स्थिति बनती हुई, लेकिन फोकस में दरअसल अब रखते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। नतीजे आ चुके हैं जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू, अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 10% की गिरावट दिखा रहा है। एबिटा लेवल पर भी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये क्वार्टर कैसा रहा है इसी पर आगे और डिटेल लेंगे और कंपनी का मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ रहा है। स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए आज क्या चाल है, दरअसल इस पर्टिकुलर काउंटर का फ्लैटिश ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी की सीएमडी श्रीमती एच.के. जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि इस तिमाही में जो हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, मैम इसकी खास वजह क्या थी? क्या ये कोविड का इम्पैक्ट है कि कुछ ऑर्डर्स पर आप लोग काम नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर कोविड का कतई कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये एक ऐसी कंपनी रही है जो तमाम पैंडेमिक के रहते हुए हम लोग एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुए और हमारा कोई जहाज नहीं रुका, हमारी कोई कार्गो सर्विस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। जो आप गिरौतरी और मार्जिन पे थोड़े दबाव की बात कर रहे हैं, वो आप कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक जो अनयूजुअल स्पाइक कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर में देखने को मिली थी, बिकॉज जो कि कंटांगो इफेक्ट था इन द टैंकर सेगमेंट, और जो स्पाइक्स थी जब फ्लोटिंग स्टोरेज बहुत क्रिएट हो रही थी, जब क्रूड के प्राइसेस बहुत लो चल रहे थे, और वो एक बहुत अनयूजुअल फिनोमेना था, एक अनयूजुअल ट्रेंड था जिसको कि हम नहीं समझते कि वो फिर कभी भी रेप्लिकेट जल्द होने के चांसेस हैं। ये एक इस तरह का अनयूजुअल फिनोमेना वंस इन अ वाइल देखने को मिलता है, और इसको मैं सब्सटैंशिएट करना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर में टैंकर सेगमेंट का 405.64 करोड़ की सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी रही थी, जो कि पिछले क्वार्टर में गिर के 24.90 करोड़ का घाटा दिखाया था टैंकर सेगमेंट ने। और इस करंट सेगमेंट में इस करंट क्वार्टर में इस सेगमेंट ने 63.81 करोड़ का घाटा दिया है, जो कि प्राइमरीली मार्केट ड्रिवन इंडेक्सेस के कारण होता है। और मैं आपको इसके लिए वर्ल्ड स्केल का थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहूंगी कि वर्ल्ड स्केल मार्केट उस समय क्या थी और इस समय क्या चल रही है। जो TD3 मिडिल ईस्ट टू गल्फ टू चाइना का जो VLCCs के ऊपर मेन जो वर्ल्ड स्केल का इंडेक्स है, वो इस समय 31.56 पे चल रहा है। वर्ल्ड स्केल 100 माना जाता है, तो आप देख सकते हैं ये बिलो वर्ल्ड स्केल चल रहा है। और अप्रैल 20 में ये 150 मार्क को ब्रीच कर गया था, दैट मींस वर्ल्ड स्केल से भी ये उस समय ऊपर चल रहा था। और अप्रैल 2020 में जो फ्रेट रेट्स, चार्टर रेट्स थे, वो उस टाइम पे 48,000 49,000 पे चल रहे थे, जो इस समय 372 पे चल रहे हैं। तो ये मैं आपको वर्ल्ड स्केल और चार्टर इक्विवेलेंट्स का आइडिया दे रही हूँ। नो इम्पैक्ट ऑफ द कोविड, इट इज प्योर पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल डिमांड सप्लाई और क्रूड प्राइसेस का और ओपेक कट और इन सब चीजों का जो क्रूड की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, प्लस कोविड के कारण एनर्जी कंजम्पशन थोड़ी कम है, इसके लिए डिमांड कम है, सप्लाई हमारी ज्यादा है।
आई गेट योर पॉइंट मैम। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो आप लोगों ने डिसाइड किया इस क्वार्टर में कि आप अपने नॉन कोर एसेट्स को डीमर्ज करेंगे, क्या अंदाजा दे सकेंगे ये कौन से नॉन कोर एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू कितनी है, कब तक ये डीमर्जर होगा? देखिए, डीमर्जर का प्रोसेस तो सब लोग जानते हैं कि कितना टाइम लगता है डीमर्जर के प्रोसेस में, बट द डीमर्जर का प्रोसेस और डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस पैरेलली चल रहा है। 3 अगस्त की बोर्ड मीटिंग में हमने डीमर्जर की स्कीम अप्रूव करवा ली है। कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स और प्रोसीजरल अप्रूवल्स के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और जहां तक कि नॉन कोर एसेट्स का सवाल उठता है तो वो मेन बिजनेस सेगमेंट नहीं है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हमारा कोर एक्टिविटी इज शिपिंग, तो शिपिंग के एसेट्स को हम कोर एसेट्स मानते हैं, और बाकी के जो एसेट्स हमारी बुक्स पे हैं उनको हम नॉन कोर कह रहे हैं। मैं डिटेल्स आपको इस समय इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि सेबी के एलओडीआर की जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके तहत हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज को जो डिस्क्लोजर किए हैं उससे ज्यादा मैं इस फोरम में नहीं बता पाऊंगी। आई वॉज होपिंग मैम आप अंदाजा देती, इसमें लैंड है, कुछ और दूसरे एसेट्स है जिसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं सेबी का नियम है तो शायद अगली बारी इसका खुलासा होगा जरूर। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वे बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स क्रूड की जो वॉलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहा है एससीआई के बिजनेस में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। चलिए लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 231 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स आपके लिए कर रहा है कारोबार, तो प्रेशर कायम है। लौटते हैं फटाफट, बने रहिए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखनी चाहिए, जहां पर निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आती हुई दिखाई दे रही है। मिड और स्मॉल कैप काउंटर्स याद रखिएगा, इन्हीं की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है आज के सत्र में, और लार्जली यही कहा जा रहा है कि दरअसल जो बीएसई का सर्कुलर आया था जिसमें साफ कहा गया था कि दरअसल कुछ कंपनियों पर, स्पेशली जो बीएसई की 2000 की चुनिंदा कंपनियां हैं जिसमें 2000 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनी थी, वहां पर ज्यादा सर्किट फिल्टर्स लगाने की जरूरत है, और उसके बाद मार्केट में एक बड़ा कूल ऑफ। अब आशीष जल्द ही स्टूडियो पहुंच रहे हैं, मेरे ख्याल में बीएसई की ओर से एक अपडेट आया है। वो दरअसल ये कह रहे हैं कि जो एक्स, जेड, ZY और Y कैटेगरी की दरअसल सूची वाले स्टॉक्स है, वहां पर ये नियम शायद लागू होने वाले हैं। ये भी कहा गया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन सिक्योरिटी का 1000 करोड़ से कम का होगा, तब दरअसल इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा खुलासा, ये तमाम डिटेल स्क्रीन पर आनी चाहिए, फ्लैश होनी चाहिए, क्योंकि ये इनफैक्ट क्लैरिटी के बाद मार्केट में कुछ रिकवरी आ सकती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पहल होगी। बीएसई की ओर से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया है कि उन्होंने कहा है कि बीएसई एक्सक्लूसिव सिक्योरिटीज जो एक्स, XT, Z, ZP, ZY और Y कैटेगरी के स्टॉक्स है, उन्हीं पर दरअसल वो नोटिफिकेशन लागू होगा। तो इंडेक्स पर आप एक नजरें रखें, जहां पर थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए। वर्तमान लेवल्स भी आपके लिए स्क्रीन पर आ जाएंगे। मिड कैप इंडेक्स के देखिए, दिन का लो कहाँ था, 26,806, और अब हम स्टॉक में रिकवरी देख रहे हैं, इंडेक्स में रिकवरी देख रहे हैं, 27,260 तक के लेवल्स आ चुके हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति। इस बीच लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है, रेल टेल से जुड़ी हुई उनके पास खबर है। लक्ष्मण, क्या जानकारी हाथ लग रही है आपके? देखिए, यहाँ पे लोकसभा में रेल मंत्री का एक महत्वपूर्ण बयान आया है रेल टेल को लेकर के, और रेल मंत्री ने कहा है कि देश भर के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहां पर वाईफाई की सुविधा देने की योजना है, और अब तक सरकार यहाँ पे 6045 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सर्विस मुहैया करा चुकी है। और रेलटेल जो है वो कंपनी है जो रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सर्विस मुहैया करा रही है, और बाकी बचे हुए जो रेलवे स्टेशन है वहां भी काफी तेजी से सरकार की योजना है कि वाईफाई
की सुविधा मुहैया कराई जाए, और सरकार इसके लिए रेलटेल की सेवा ले रही है कि वहां पे वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई जाए। तो एक महत्वपूर्ण खबर कि अब आपको रेलवे स्टेशन पर, सभी रेलवे स्टेशन पर सिर्फ हॉल्ट को छोड़ दें तो आपको रेलटेल की ओर से वाईफाई की सुविधा मिलती हुई दिखेगी। ये लोकसभा में रेल मंत्री का बयान है। रेलटेल का स्टॉक स्क्रीन पर होना चाहिए, जहां पर 3.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। स्टेशनों पर वाईफाई मुहैया करा रही है रेलटेल, हम सब ये जानते हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट, जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं, आ रही है, और शायद यही वजह है कि उस स्टॉक में भी थोड़ा सा एक्शन तेजी वाला दिख रहा है। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हैं। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स का जो ट्रेड हिमांशु ने दिया था उसमें से इन्होंने एग्जिट कर लिया है। ये फिलहाल 8360 पर एग्जिट हुआ ट्रेड। दूसरी तरफ इन्होंने एक नया ट्रेड जुड़ा, जुबिलेंट इनग्रेविया। आपको याद होगा जुबिलेंट इनग्रेविया कल तक कुणाल शाह के पोर्टफोलियो में था। जुबिलेंट इनग्रेविया को हिमांशु ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है। 710 का टारगेट, 645 स्टॉप लॉस है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में एक और अपडेट है, वो भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। IDFC फर्स्ट बैंक, अमित त्रिवेदी ने लिया है 50 का टारगेट, 44 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये फिलहाल आपके लिए जानकारी। खिलाड़ी नंबर 1 का ओवरऑल रिटर्न्स की हाल भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि कौन कहां पहुंच रहा है एट द मोमेंट, और फिर हम आपको बताएंगे कि यहां से आगे की चाल क्या बनती दिखाई देगी। तो ये फिलहाल आपके लिए रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर अब आ चुके हैं, जहां पर कुणाल शाह लीडरशिप पोजीशन में 8% के रिटर्न्स, हिमांशु गुप्ता के अब आधे % के ही रिटर्न्स रह गए हैं, अमित त्रिवेदी के लॉसेस तेजी से कम हो रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट। एक बार मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि BSE ने जो क्लैरिफिकेशन जारी किया है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये इंडेक्स दरअसल पॉजिटिव टेरिटरी में आना चाहिए। ओवरऑल मार्केट में इस पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन के बाद रिकवरी जरूर आ रही है, तो वो भी आप जहन में रखिएगा। इस समय का बड़ा ट्रेड बनता हुआ लो से मार्केट में रिकवरी। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।